हेलो। आज हमारे साथ स्पंदन है, तो वेलकम स्पंदन। हेलो, हाय, तो, नाइस टू बी हियर। तो स्पंदन जो है करेंटली पीएचडी कर रहा है स्वीडन में। तो स्पंदन के साथ अच्छा हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में, और नॉट ओनली केमिस्ट्री, वेरियस सब्जेक्ट के बारे में, किस तरीके से प्रिपरेशन किया, क्या इसे जान नहीं रहा है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्पंदन, पहले तुम्हारे बारे में थोड़ा बताओ, तुम कहाँ से हो और तुम्हारे एकेडमिक करियर के बारे में। तो मैं हूँ कलकत्ता से, कलकत्ता के पास ही रहता हूँ। तो मेरा अंडर ग्रेजुएट मैं कंप्लीट किया रामकृष्ण मिशन रेसिडेंशियल कॉलेज नरेंद्रपुर से। देन आई वेंट टू NIT Calicut for my masters. After that, I was planning to go abroad for my PhD, so I was doing an internship kind of thing in IIT Kharagpur. Then I got this offer, and now I am here. So this is the kind of sketch line of my academic journey. Great, बहुत बढ़िया जानी है। जो मुझे बताओ, ये जो पीएचडी के बारे में कब से सोचा था, मुझे अब्रॉड जाना है या इंडिया करना है? So first of all, to be honest, I wasn't into that much to go for a PhD. मैं सोचा नहीं था PhD करूँगा, उतना उतना इंटरेस्ट नहीं था। पर सितंबर अक्टूबर से जब लैब ज्वाइन किया, टू बी ऑनेस्ट, NIT Calicut हैज बेस्ट लैब मेट्स लाइक एज अ PhD गाइड, और जो होता है तो लैब कल्चर बहुत अच्छा था। तो मेरा लैब बहुत अच्छा था, तो ऐसे इंस्पिरेशन मोटिवेशन सब मिला। काम करते करते अच्छा लगा, तो मैं सोचा क्यों नहीं केमिस्ट्री में ही 5 साल 7 साल रह जाऊँ। मतलब कॉर्पोरेट ये सब में ठीक है, पर रिसर्च केमिस्ट्री अगर अच्छे लग रहे हो तो इट्स फाइन टू बी देयर। तो मैं सोचा PhD करना है। फिर कन्फ्यूजन था मैं इंडिया में करूँ या बाहर में, क्योंकि नेट गेट दे के इंडिया में हो जा सकता है। एक मतलब 5-6 महीना एक प्रिपरेशन लो फिर हो जाता है। तो ऐसे भी गेट रैंक अच्छा ही था मेरा। तो पर वो 2-3 दोस्त बाहर का सोच रहा था पहले से, तो मैं सोचा बाहर में एक्सपोजर ज़्यादा है और भी थोड़ा बहुत एडवांटेज है, तो व्हाई नॉट। सो देन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड। या दैट्स बढ़िया, ऑल। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, तुमने बोला तुमने अपने मास्टर्स में जाकर पीएचडी के बारे में सोचा, एक बहुत अच्छे लैब। तो तुम जहाँ से बीएससी किया, ठीक है, लाइक नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन, जो वेस्ट बंगाल से है, तो वो तो इसको जानता ही है। अभी करंट टाइम में मैं देख रहा हूँ, लास्ट कुछ सालों में पूरी दुनिया भर में जान रहा है, क्योंकि काफी सारे ऐसे हजारों बच्चे हैं जो नॉट ओनली इंडिया, अब्रॉड में भी पीएचडी कर रहे हैं। काफी सारे, इतने अच्छे रैंक क्यों आ रहा है? मतलब ऐसे क्या है वहां पे नरेंद्रपुर में, तुम्हें लगता है? मतलब बच्चों को थोड़ा जानना चाहिए कि इतना रैंक क्यों प्रोड्यूस हो रहा स्पेसिफिकली केमिस्ट्री में, और मतलब अच्छा एज अ टुगेदर मैं अगर बोल सकता हूँ तो हाँ, मतलब नरेंद्रपुर का एलमनी होल वर्ल्ड में ही है। आप अगर कोई टॉप ग्रेडेड इंडिया का गवर्नमेंट जॉब ढूंढो कि रिसर्च लैब, सब में होगा। तो एलमनी बहुत स्ट्रांग है। और अगर रिसेंट टाइम्स में जो भी हो, अगर ये जो जैम्प रैंक और ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना अच्छा रैंक जो हो रहा है, मतलब स्पेशली अगर जैम के बारे में बोलूँ, जो आफ्टर बीएससी हम लोग देते हैं, तो आई गेस हमारा नरेंद्रपुर में एक बहुत अच्छा स्टडी कल्चर है। प्रोफेसर बहुत हम लोगों को हेल्प करता है। मतलब ये ऐसा अदर मतलब नॉर्मल यूनिवर्सिटी जैसा डिस्टेंस नहीं होता है हमारे स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच। तुम कभी भी जा सकते हो, कोई क्वेश्चन लेके वो अलग से क्लास देता है, वो बहुत खुद से एफर्ट देता है। मतलब कोविड के टाइम भी वो लोग इतना मतलब बुक ढूंढ ढूंढ के इतना डिटेल नोट हम लोग को पढ़ा रहा था, एकदम टाइम टू टाइम क्लास। मतलब कोविड में सब बच्चे ऑलमोस्ट कभी क्लास हो रहा है नहीं हो रहा है, पर हमारा एकदम रूटीन बेस्ड क्लास होता था। कभी कभी हमको भी उतना बुरा लगता है, इतना रूटीन भी अभी भी क्यों, पर काम आता है क्योंकि वो लोग का बहुत एफर्ट होता है। मतलब हमारा प्रोफेसर बहुत मतलब उतना डिस्टेंस नहीं होता है एक प्रोफेसर और स्टूडेंट में। हम लोग कभी भी जा सकते हैं टीचर्स रूम में, ये प्रॉब्लम है, वो तुमको टाइम देगा। और एक कल्चर है, हम लोग सीनियर को देखते हैं, सीनियर का भी आई एकदम IIT जैम में ही होता है फर्स्ट टू लास्ट।
तो हम लोग जाके देखते थे, थर्ड ईयर स्टूडेंट एक ही चीज के लिए पढ़ रहा है तो वो हम पे असर होता है, देन वी स्टार्टेड टू डू द सेम। तो ये एक प्रोसेस है। तो हम लोगों के लिए नरेंद्रपुर में जब कोई जाता है तो एक गोल हो जाता है कि गो फॉर द IIT एग्जाम, देन गो फॉर द IITs और NITs व्हाटएवर, बट यस दैट्स द बिल्कुल। थिंग। मैं क्योंकि ऐसे काफी सारे बच्चे हैं मैंने देखा जो रामकृष्ण मिशन से जो सिंगल डिजिट रैंक, नॉट ओनली सिंगली मास सिलेक्शन हो रहा है करंट टाइम में। और जैसे नरेंद्रपुर तुम बता रहे हो, नरेंद्रपुर को छोड़कर भी मैं देख रहा हूँ जो बेलूर है या राहुल रामकृष्ण मिशन है, सभी जितने भी रामकृष्ण मिशन के कैंपस है सभी बहुत अच्छे रैंक ला रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रुप स्टडी होता था, ग्रुप स्टडी में मतलब ऐसे क्या होता था जो बच्चे इतना ज्यादा कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां पे तो मैंने जितना देखा सभी बच्चे कोचिंग नहीं लेता था, सेल्फ स्टडी भी काफी वहां पे अच्छा होता है। एक्चुअली हमारे नरेंद्रपुर में बाहर से कोचिंग लेना काइंड ऑफ नॉट अलाउड है। कुछ टाइम हम जाते थे, कुछ अगर किस सब्जेक्ट में थोड़ा इशू हो रहा है तो सेकेंड फर्स्ट ईयर कोई ऐसा नहीं जाता था, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट मतलब स्ट्रिक्टनेस था कि तुम नहीं जा सकते हो, तो हम भी नहीं जाते थे। सेकेंड ईयर से कुछ कुछ बच्चे जाते थे, ऐसा नहीं मतलब 20% 30%, तो सब सब्जेक्ट नहीं, मोस्टली फिजिकल हो, किसी में अगर किसी का कुछ इशू होता है तो जाता था। तो यही है। हाँ, सेल्फ स्टडी मैं अभी भी बोल रहा हूँ, हम लोग को जो प्रोफेसर लोग ऐसे गाइड करते थे, मतलब हम लोग बहुत बुक पढ़े हैं, मतलब इतना नोट का कल्चर नहीं था जैसा अलग यूनिवर्सिटी में सब लोग ट्यूशन बेस्ड होता है। मतलब CU में अगर कोई पढ़े और अदर स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़े तो ट्यूशन में जाते हैं, उसका नोट होता है, अच्छा है वो, बुरा नहीं है, पर हमारा इतना उसका सुविधा नहीं था। तो हम लोग को जा था, हमारा प्रोफेसर लोगों ही था, तो वो लोग हर वक्त बुक सजेस्ट करते थे, तो हम लोग का बुक पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट था, तो वही पढ़े। तो एकदम प्रॉपर बुक से थ्योरी पढ़ना एक प्लस पॉइंट है जो अब मुझे लगता है, क्योंकि मास्टर्स में जाके मैं भी, ठीक है लेक्चर वगैरह ठीक है, पर अगर तुम खुद ही वो बुक पढ़ लो और सीख जाओ तो अच्छा है। तो ये एक प्लस पॉइंट था जो हमारा प्रोफेसर हर वक्त मतलब बहुत सारा बुक सजेस्ट करता था, ये इससे ये पढ़ो, मतलब ऐसे भी नहीं, अगर थर्मोडायनामिक्स भी है तो इतना पार्ट इधर से पढ़ो, इतना पार्ट उधर से पढ़ो, तो बुक का थोड़ा बहुत नॉलेज था हमारा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और हाँ, ग्रुप स्टडी का जो बात है, बॉयज हॉस्टल में रहते थे हम, तो ये है बहुत कनेक्शन थे हमारे, जो बैच होता है उसमें बहुत कनेक्शन होता है। तो अगर किसी को किसी चीज में इशू हो रहा है तो हम कभी भी दूसरे रूम में जाते थे, पास का ही रूम होता था, वो हमको समझाते थे। मतलब मैं तो बहुत हेल्प पाया हूँ मेरे दोस्त से। जैसे मैं देखता हूँ काफी ज्यादा यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक रेस चलता है, मतलब चलो बीट करना है या ये सब करना है, मतलब एक रैट रेस चलता है काफी सारी यूनिवर्सिटी। मैं भी खुद भी BSc किया कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, वहां पे भी देखा है। तो नरेंद्रपुर में ये जो अलग है, तो ये बहुत ज्यादा बच्चों को बेनिफिट करता है, मतलब सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। मुझे नहीं लगता है दूसरी यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे कल्चर है और ये एक बहुत अच्छे रैंक लाने में हेल्प करता है, क्योंकि वहाँ पे सबको मेंटली इसी तरीके से प्रिपेयर किया जाता है जो हम लोग सब एक है, या मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अच्छा, ये जो बात यहाँ पे हमेशा एक हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो काफी टाइम बच्चे पजल नहीं हो जाते थे, मतलब फ्रस्ट्रेशन में आ गया या? थिंग इज ऐसा नहीं पूरा 7 दिन रहना पड़ता है, सैटरडे संडे को हम घर जा सकते थे, तो अच्छा। जाते भी थे, जिसका घर पास था जाते थे, जो त्रिपुरा का बंदा है वो नहीं जा सकता। तो ऐसे मतलब 5 दिन रहते थे, 2 दिन घर जा सकते थे, ऐसा एकदम उधर पे ही 6 महीना ऐसा कोई नहीं रहता था। आइदर तुम्हारा घर बहुत दूर हो तो घर के साथ कनेक्शन रहता था। वो मिक्स्ड है, मतलब हॉस्टल बुरा नहीं है, मतलब कॉलेज खत्म करके शाम को खेल बहुत, मतलब हमारा प्लेग्राउंड बहुत बड़ा है, स्टेडियम है, तो सब लोग खेलने जाते थे, नहीं तो बाहर थोड़ा घूमने जाते थे, ऐसा कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था बहुत, वो तो रहता ही है रामकृष्ण मिशन में, पर लाइफ अच्छी थी, मतलब ऐसा मैं तो किसी भी अगर कोई जाना चाहे तो मैं ऑब्वियसली उसको उधर पे जाने को बोलूंगा, वो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। 3 तो साल BSc तो नरेंद्रपुर सही में। है, और MSc के लिए क्या बताओगे? MSc क्या क्या सिनेरियो है? अभी तो सभी में MSc भी हो रहा है, तो सारे रामकृष्ण मिशन में, तो MSc की क्या सिनेरियो है? जो मतलब मैं जब
गया था तब, सो एमएससी था, उतना कनेक्टेड नहीं था उधर का एमएससी स्टूडेंट से, पर हमारे बैच का बहुत क्लासमेट एमएससी उधर में पढ़ा, क्योंकि एक होता है मतलब प्लस पॉइंट है उधर पे, बहुत लोगों का एकदम गोल था नेट गेट देना है, तो उधर से मतलब प्लस पॉइंट है कि तुम सिलेबस उन प्रोफेसर से ही पढ़ोगे, ऑटोनोमस है, तो गाइडेंस भी मिल जाता है, उतना प्रेशर नहीं है, मतलब एनआईटी आईआईटी में 5-6 कोर्स होता है, इधर पे उतना कोर्स नहीं होता है, मतलब जो लेक्चर कोर्स उतना नहीं होता है, तो और फिर और दूसरे बात ये है कि लास्ट 6 मंथ उधर भी प्रोजेक्ट है, तो तुम वो प्रोजेक्ट करने कहीं भी जा सकते हो, और जो हमारा मतलब एक दिक्कत आ जाती है ना, क्योंकि काफी बच्चों को तो दूर चला जाना पड़ता है। जो बच्ची यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसको यूनिवर्सिटी की एक्सेस मिल जाता है, बट जो कॉलेजेस में है तो उसको तो जाना पड़ रहा है दूसरे सेंटर में। तो इसमें बच्चों को परेशानी नहीं होता उतना, क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर हो सकता है या सेम शहर में भी हो सकता है, बट क्या मतलब ये इसमें मास्टर्स प्रोजेक्ट करने को जब दूसरे जगह जा रहा है, मतलब उसकी बात करें। देखो मतलब 2 साल बाद तो ऐसे भी जाना है, तो मतलब मूविंग ऑन ऐसा बुरा चीज नहीं है। मतलब 3 सेमिस्टर तो रहे हो, एक सेमिस्टर अगर तुम अलग जगह, अलग लैब, अलग कल्चर से मिलोगे तो अच्छा है। मतलब हर टाइम ही लाइफ में तुम अगर एक ही जगह में बैठे रहोगे तो उतना एक्सपोजर नहीं आएगा। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मेरा नरेंद्रपुर से मैं जब मास्टर्स एनआईटी कालीकट से किया, एक बहुत बड़ा एक्सपोजर था, इतने तरह के लोग, अलग भाषा की जगह, यू हैव टू मैनेज दैट, अलग तरह की कल्चर, खाना, सब कुछ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तुम अगर वो 6 महीने के लिए मिल रहा है तो I guess you have to take that. It will give you lot of exposure and experience. So ये अच्छा है, बुरा चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि काफी बच्चे क्या होता है वो सोचता है जो अगर हम लोग यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में जाऊंगा, जैसे मैं भी जनरली सजेस्ट करता हूँ अगर मेन कैंपस किसी को मिल जाते हैं तो उसी की तरह मूव करे। क्योंकि तुम नरेंद्रपुर की बात करो, चलो 1-2 कॉलेज जो है यहाँ पे एनआईए रैंकिंग अच्छे हैं, प्रोफेसर अच्छे हैं, चलो ठीक है, बट ऐसे काफी सारे कॉलेजेस हैं, ऑटोनोमस कॉलेजेस है इंडिया में, जहाँ पे एमएससी में एडमिशन लेने के बाद बच्चे परेशान हो जाते हैं। ना तो लैब का होता है, ना ढंग से लैब होता है, क्लासेस ठीक से नहीं होता, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। मैं देखा हूँ ऐसे काफी सारे बच्चे ऑटोनोमस कॉलेजेस में एडमिशन, मैं इसलिए हमेशा जनरली मना करता हूँ, चलो अगर खराब भी आया है तो 1 साल प्रिपरेशन करो, जैम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 साल करते हैं तो जरूर उसको मिल ही जाता है अच्छे। बट ऑटोनोमस कॉलेज को जनरली अवॉइड करने बोलता हूँ, जो एकदम मैं ऐसे काफी सारे, कैलकाटा यूनिवर्सिटी एक बड़े यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी मैं ऐसे काफी सारे कॉलेजेस को जानता हूँ जहाँ पे 1-2 बच्चे पढ़ता है मास्टर्स में। मतलब मुझे मालूम नहीं, मतलब मालूम नहीं वो लोग वो सब ऑटोनोमस कॉलेज है कि मतलब कल वेस्ट बंगाल के ऑटोनोमस नहीं है, मतलब अंडर अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मतलब यहाँ पे ऑटोनोमस तो नहीं है वो, तो उसमें और भी दिक्कत हो जाते हैं। मतलब तुम्हें ना मेन कैंपस में कुछ पढ़ाया जा रही है और तुम इस कैंपस में बैठे हो, तुम्हें इस कैंपस में जो पढ़ाया जा रहा है वहां से कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, वो ये और तो भी ज्यादा डिप्रेशन हो जाते हैं, क्योंकि मेन कैंपस में तो कुछ अलग ही चल रहा है। हो ये तो सकता है मेन कैंपस में 10 चैप्टर पढ़ा है और तुम्हारे कॉलेजेस में 2 चैप्टर पढ़ा है, तो क्वेश्चन तो 10 चैप्टर से ही आएगा, क्योंकि वो मेन कैंपस में करा दिया। तो और भी वो बच्चों के लिए परेशान हो जाता है। मतलब वो कॉलेजेस में है बट ड्यू में जैसे नहीं है, दिल्ली में कुछ अलग सिनेरियो है। ड्यू में क्या है, अगर कोई बच्चे जो भी कॉलेजेस में एडमिशन करे, उसमें जो भी कॉलेजेस है, उसकी क्लासेस क्या होता है मेन कैंपस, मेन कैंपस में होता है, तो सब लोग एक साथ क्लास करते हैं, तो वो अच्छा बात है, वो अच्छी बात है। तो तुम किसी भी कॉलेजेस में करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेट क्लासेस को इक्वली एजुकेशन सबको मिल रहा है, लैब सबको इक्वली मिल रहा है, तो सही है। ऑटोनोमस में दिक्कत हो जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो पीएचडी के लिए स्टार्ट किया, तुम्हें मिडिल में बोला आईआईटी खड़गपुर में 1 साल काम किया, 1 तो साल नहीं, मैं 2 महीने था, मतलब मेरा रनिंग ईयर है, मैं 23 में एनआईटी कालीकट मास्टर्स कंप्लीट किया, तो 2-3 महीना थोड़ा बहुत ऐसे ही एप्लीकेशन दे रहा था आईआईटी एनआईटी में, अगर कोई प्रोफेसर आइजर में इंटर्नशिप के लिए ले रहा है तो 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जो भी हो, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था और
तो ऐसे ही मिल गया। पर हाँ, तब उसके 2 महीने करते करते, मतलब प्लान नहीं था 2 महीने बाद छोड़ने का, पर देन आई गॉट माय ऑफर फ्रॉम स्टॉकहोम, सो देन आई केम बैक टू होम। इसके क्यूएस रैंकिंग कितना है? मेरा यूनिवर्सिटी का, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी का, हाँ। मैं जब घुसा था 118 ऐसा कुछ था। अब इस बार का नहीं देखा। हाँ, मतलब 100 के आसपास रहता है। इसलिए ही मतलब मेरा ये भी मोटिव था, मतलब क्यूएस रैंक ज्यादा मैटर नहीं करते, मैं बोल रहा हूँ, मतलब उतना मैटर नहीं करता। अगर गाइड अच्छा हो, ये सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर में तो एक्सपोजर मिल ही जाएगा, गाइड अच्छा होना चाहिए। और मेन चीज है कि हाँ, पर ऐसे भी नहीं, मतलब इंडिया से बहुत पीछे वाला कुछ रैंकिंग में अगर तुम जाओ, तुम्हारा पीएचडी तो हो जाएगा, पर अगर तुमको फिर इधर पे लौटना है, मतलब इंडिया में लौटना है, जो मैं सुना हूँ, तब थोड़ा मुश्किल होता है इंटरव्यू में। अगर वो इंटरव्यू बोर्ड देखता है कि तुम बहुत पीछे वाला क्यूएस रैंकिंग से तुम अगर ग्रेजुएट होकर आए हो, पीएचडी ग्रेजुएट, तो थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब ये इंटरव्यू का सिनेरियो है। अगर तुम फिर से इधर पे एकेडमिक करियर करना चाहते हो खुद का, तो इशू होता है। तो दिमाग में था अच्छी क्यूएस रैंकिंग में जाना है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था इधर से इधर तक, पर हाँ, मिल गया तो मैं दोबारा नहीं सोचा था। Otherwise, like firstly I was thinking about to go Europe, then like the process is very uncertain, तुम्हारा मेल का रिप्लाई आएगा कि नहीं, ये थोड़ा होता है। यूएस इससे ज्यादा कॉन्फर्मेटरी है, मतलब तुम कॉन्फर्म हो जाओगे उधर पे कहीं पे भी, पर उधर पे भी श्योरिटी नहीं है तुम वो अच्छे वाले कॉलेज ही मिले, क्योंकि तुम जब 10 यूनिवर्सिटी 11 यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन पोर्टल में आप खुद को अप्लाई करोगे, इससे ज्यादा नहीं, मतलब कर सकते हो, बहुत पैसा लगता है। यूरोप में पैसा नहीं लगता, तो ये सब डिफरेंस है। तो ये 10 ओपन पोजीशन था या पर्सनली मेल किया था? नहीं, ये ओपन था। पर्सनली मेल में ज्यादा कुछ नहीं होता है, तो यू हैव टू लुक फॉर द ओपन पोजीशंस, दैट इज मोर ओपन पोजीशन में सर्टेन। फंडिंग ज्यादा होता है, तो वहाँ पे फंडिंग अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली प्रोफेसर की चांसेस ज्यादा होता है। काफी बच्चे पर्सनली भी अप्रोच करते रहते हैं, मैं देखता हूँ काफी बच्चे, और कुछ कुछ को मिल भी जाता है। वो डिपेंड करता है उसकी टॉपिक। टॉपिक डिपेंड करता है, और ये भी होता है कि समटाइम्स अ प्रोफेसर हैव सम प्लान टू ओपन अ पोजीशन आफ्टर 2 months, तो उसको जब मेल मिलता है तो वो मतलब वो आइडिया में रहता है कि 2 महीने बाद खोलना था, तो ये एप्लीकेशन आ गया है, तो थोड़ा बाद रिप्लाई कर देंगे। तो इंटरव्यू लेता है, अगर अच्छा होता है तो उसको ले लेता है। मतलब ऐसा नहीं एकदम फंड नहीं है किसी को ले रहा है, ऐसा नहीं, उसका प्लान रहता है। अगर फंडेड पोजीशन फिर से ओपन करने का प्लान है 2 महीने बाद, तो ये सब लेटर अच्छी है। पर 1 साल में मेरा कोई फंड पोजीशन ओपन करने का कोई प्लान नहीं है, तब अगर मेल करोगे तो वो खुल, मतलब ओपन ही नहीं करेगा। तो ऐसा एक अनसर्टेन पीरियड रहता है इफ यू वांना गो फॉर यूरोप, बिकॉज यू विल गेट डिमोटिवेटेड व्हेन यू सी नो प्रोफेसर इज सीइंग योर मेल फॉर 2 months। सो ये रहता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जो एनआईटी के बारे में मैं काफी बच्चों को देखता हूँ जो सोचता है जो या तो आईआईटी जाएंगे या तो एनआईटी जाएंगे, टॉप एनआईटी जाएंगे। तो क्या एनआईटी की जो रैंकिंग है वो मैटर करता है? मतलब कोई बच्चे एनआईटी मणिपुर में कर रहा है, या कोई बच्चे एनआईटी अगरतला कर रहा है, कोई दुर्गापुर में कर रहा है, या युवांगल में कर रहा है, तो क्या इस सच में मैटर करता है, या सभी एनआईटी की जो स्टडी है वो इक्वली है, वहां से रिकमेंडेशन भी इक्वली मिल जाते हैं? तो इसमें क्या ख्याल है? क्योंकि काफी बच्चे काउंसलिंग के टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो हमें एनआईटी लेना चाहिए या एनआईटी छोड़कर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मूव करें। तो इसमें क्या बताओ? टू बी ऑनेस्ट, मैं भी वो सब बच्चे में ही हूँ जो टॉप रैंक एनआईटी अगर नहीं मिलता तो मैं भी, अगर मतलब गैप दे देता जैम के लिए, ऐसा प्लान था। मिल गया। एनआईटी कालीकट इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट एज अ एनआईटी। सो और मतलब मैं अगर किसी को रैंकिंग रखना बोलूँगा, एनआईटी वारंगल में थोड़ा बहुत कॉन्फ्यूजन होता है। उधर पे एनालिटिकल और ऑर्गेनिक दोनों पार्ट है, किसको क्या मिलेगा, इसलिए मतलब कालीकट ट्रिची रोड के लगे बाद ही आ जाता है। मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूँगा, ठीक है, मतलब ऐसा कोई एनआईटी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, पर खुद एक तो जनरल रैंक सभी लोग करते हैं, क्योंकि पहले ही तो कोई एक नॉर्मल प्लान होता है ये रैंकिंग में काउंसलिंग करना है। तो एनआईटी कालीकट इतना ही अच्छा है नंबर 3 पे रखने के लिए। और
पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरा मतलब एनआईटी का जो मैं जो देखा हूँ और दूसरे एनआईटी का भी थोड़ा बहुत दोस्त है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है क्योंकि सेंट्रली फंडेड होता है, तो जो प्रोफेसर्स होता है और लैब्स होता है उधर पे फंडिंग होता है, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एक प्रॉब्लम है। उधर पे थियोरिटिकल लेक्चर वगैरह तो होगा ही, कोर्स होगा, बच्चे लोग नेट गेट के लिए प्रिपेयर होते रहेंगे, पर लैब का जो एक्सपोजर मतलब होता है, मतलब अगर ऑब्वियसली कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जादवपुर यूनिवर्सिटी, दिल्ली, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब ये तो बहुत एनआईटी से भी बहुत ऊपर है क्योंकि उधर पे जो केमिस्ट्री फैकल्टी है टॉप क्लास है। पर नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब मालूम नहीं क्या हो, मतलब क्या सीनारियो है, पर ये सही है कि एनआईटीज वगैरह में फंडिंग ज्यादा होता है और जो प्रोफेसर्स होता है वो भी बहुत क्वालिफाइड ही होता है, क्योंकि बाहर से करने के बाद ये लोग आईआईटी, एनआईटी, आइजर इधर पे ही इंटरव्यू देते हैं खुद के लिए, मतलब एज एकेडमिक करियर शुरू करने के लिए। तो ऐसे तुम अच्छे प्रोफेसर भी मिल जाता है, उसका लैब मतलब उसके अंडर अगर काम करोगे तो अच्छा लैब एक्सपीरियंस मिलेगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सब नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हैदराबाद, दिल्ली टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज है, पर अगर होल सिनेरियो इंडिया का देखूं तो ऐसा नहीं है कि एनआईटी से ज्यादा बेहतर है जो मुझे मालूम, क्योंकि एनआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, एक्सपोजर ज्यादा होता है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या इक्वली कंट्रीब्यूशन कर रहा है? मतलब कोई एनआईटी श्रीनगर जा रहा है और किसी बच्चे को एचसीयू मिल रहा है, लेट्स कंसीडर, तो उसको कहाँ पे जाना चाहिए? या किसी को एनआईटी मणिपुर मिल रहा है, उसको ड्यू मिल रहा है, तो उसको कहाँ पे जाना चाहिए? टफ कॉल, क्योंकि चॉइस ही ड्यू और मतलब एचसीयू। उसको जाना है, उसको ड्रॉप नहीं लेना है, हाँ हाँ, ड्रॉप ऑप्शन को हटा देते हैं। अगर मुझे मतलब पर्सनली बोलना है, अगर मतलब एनआईटी मणिपुर को छोटा नहीं करो, पर अभी अभी मतलब वो नया एनआईटी है ना, उसका नहीं, मैं किसी को छोटा नहीं कर, हाँ हाँ एनआईटी बेस्ड है, बट हाँ किसी बच्चे को दोनों ऑप्शन आए हैं तो ऑप्शन है। उसको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि ये आईआईटी जैम के बाद ये सबसे आने वाले क्वेश्चन होता है, मतलब बच्चों का हमेशा पूछते रहते हैं जैसे मैं क्या करूं। तो मैं जस्ट एनआईटी मणिपुर एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, हाँ मैं हाँ, ये नहीं मतलब बोल रहा कि एनआईटी हाँ मणिपुर हो, एनआईटी हम। हाँ हो सकते हैं। अगर एचसीयू मिल जाए तो मैं जो बोलता हूँ चले जाना चाहिए, क्योंकि एचसीयू से भी बहुत बच्चे बाहर जाता है, मतलब अगर तुम्हारा पीएचडी अब्रॉड करने का थिंकिंग है वो बहुत अच्छा है, अगर तुमको रिसर्च में इंटरेस्ट है एचसीयू बहुत अच्छा है, क्योंकि उधर का फैकल्टी बहुत टॉप क्लास फैकल्टी है, मतलब लैब भी उतना ही अच्छा है। दिल्ली का भी सेम सिनेरियो है, तो अगर दिल्ली और एचसीयू मिल जाए तो मैं मतलब वो जो नॉर्मल लिस्ट होता है एनआईटी का, उसका अगर टॉप 4-5 छोड़ के मैं बोलूंगा तो दिल्ली एचसीयू में ही जाओ। हाँ, अगर त्रिची रौरकेला मिल रहा है तो मैं बोलूंगा गो फॉर एनआईटी। ऐसा कुछ मतलब इशू नहीं है, एचसीयू में तुम्हारा पढ़ने का खर्चा कम होता है, सब मिला के ही सोचना पड़ता है एक बच्चे को। एनआईटी में जो होगा, एचसीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत कम में तुम्हारा 2 साल बीत जाएगा, तो जिसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ऐसा है तो वो ऐसा सोच के भी जा सकते हैं। पर हाँ, मतलब त्रिची, रौरकेला, कालीकट, सूरतकल, सामाओ, तो ये 4-5 यूनिवर्सिटी अगर एनआईटी अगर नहीं मिले तो अगर तुमको एचसीयू हाथ में है और ड्यू हाथ में है तो चले जाओ, तो क्योंकि उधर का प्रोफेसर फैकल्टी बहुत अच्छा होता है। अब तुम्हारा अगर गोल है कि बाहर जाना है और इंडिया में भी पीएचडी करना है तो ये सब में लैब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा, तो तुमको आइडिया होगा कि 4-5 साल अगर ऐसे ही लैब कल्चर में रहना है तो इधर से एक्सपीरियंस मिलेगा। पर और एक चीज जब मतलब याद आया, अगर किसी को जॉब जाना है, मतलब ये ऐसे ही ये टीचिंग इंस्टीट्यूट, फिटजी, प्लेसमेंट। बाइजू, हाँ प्लेसमेंट, तो ये एनआईटी आईआईटी में ज्यादा होता है नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में। हाँ, एचसीयू डीयू बहुत ऊंचा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी उधर पे भी आता है, पर नॉर्मल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, बहुत ही कम, ऑलमोस्ट बिल्कुल नहीं नेग्लिजिबल। आता, बिल्कुल नहीं हाँ आता। बिल्कुल नहीं आता। तो इस सिनेरियो में अगर तुमको जॉब मिलना है, मतलब जॉब इंपॉर्टेंट है तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे लिए, तब मैं बोलूंगा एनआईटी चॉइस करो, क्योंकि मिल जाता है। तुम अगर ठीक से मतलब आई फोकस रखोगे कि 2 साल बाद ऐसा टीचिंग इंस्टीट्यूट में जाना हो, मतलब जाने का प्लान है तो मिल जाता है, ऐसा ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट से तुम्हारा नॉलेज ज्यादा होता है जो भी हो, तो तुम अगर ठीक से इंटरव्यू क्रैक करोगे तो मिल जाता है। और इंडस्ट्री वगैरह थोड़ा कम आता है,
मतलब मैं जो सुना हूँ एनआईटी वारंगल में बहुत आता है, क्योंकि हैदराबाद क्लोज है और हैदराबाद बहुत बड़ा इंडस्ट्री हब है, तो एनआईटी वारंगल में जो मतलब इंडस्ट्री जॉब मिल जाता है ज्यादा। पर और जो दूर दूर का एनआईटीज है, मतलब मोस्टली टीचिंग इंस्टीट्यूट ही आता है प्लेसमेंट में, थोड़ा बहुत आ जाता है इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा, थोड़ा बहुत आ जाता है, पर उतना भी नहीं जितना इंडस्ट्रियल हब के आसपास का एनआईटी में होता है। तो ये एक बात है। सही है। अच्छा, जो बच्चे बीएससी में हैं अभी करेंटली, तो उनको कौन सी टॉपिक के ऊपर या कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, तो जो अच्छे से अपने एक बेटर करियर बना सकते, उसको बीएससी से क्या एनालिसिस करना चाहिए एक बेटर करियर बनाने के लिए? क्योंकि काफी बच्चे कॉन्फ्यूज्ड है, पीएचडी करे, प्लेसमेंट ले, मतलब इस कॉन्फ्यूजन को कैसे दूर करें? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए एक बच्चे को? देखो, मैं पीएचडी में हूँ तो मेरा पल्ला तो पीएचडी के तरफ ही रहेगा, पर ऐसे भी मैं जब स्टार्ट किया मैं बोला आई हैवंट प्लान फॉर पीएचडी बिफोर, सो ये भी मेरे लिए एक राउंड अप था, मतलब ये टर्न अप हो गया। तो मुझे लगता है ऐसा फिक्स मत करो, मतलब अगर तुमको पीएचडी नहीं करना है, कॉर्पोरेट में जाना है, ठीक है, क्योंकि कभी जरूरत भी होता है। ऐसे भी होता है तुम 2 साल कॉर्पोरेट में रहो फिर पीएचडी कर लो, ऐसा कुछ जल्दबाजी नहीं होता है, तुम्हारा 2 ईयर एक्सपीरियंस भी रहेगा, फिर ट्राई करो पीएचडी के लिए। चीज है कि कॉर्पोरेट लाइफ से पीएचडी ज्यादा अच्छा है, मैं जो बोलूंगा। मतलब अच्छा, मतलब तुम्हारा अगर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो खुद एक चीज में काम कर रहे हो, केमिस्ट्री में ही हो, तो वो प्रेशर कॉर्पोरेट प्रेशर से हल्का होता है, क्योंकि तुम्हारे कुछ होता है, मतलब कॉर्पोरेट में तो तुम किसी के लिए काम करते हो, ये तुम्हारा खुद का काम होता है, तो प्रेशर भी होता है, तो वो थोड़ा बहुत मजे में ले सकते हो, मतलब क्योंकि तुम्हारा ही काम है। अभी बहुत बच्चों की जो प्रॉब्लम होता है ना, वो उसको लैब, मतलब बीएससी में लैब नहीं कर पाते। जैसे तुम एक अच्छे कॉलेज से हो, तुमने लैब किया, लैब में तुमने टाइम बिताया, बट ऐसे काफी सारे बच्चे हैं इंडिया के। हाँ, तुमको पता होगा, तुम्हें एनआईटी में भी शायद ऐसे काफी बच्चे होगा जिसको एनआईटी कभी लैब में गया ही नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं है लैब कैसे दिखता है, केमिस्ट्री लैब कैसे दिखता है, फिजिक्स लैब, जो भी सब्जेक्ट हो, लैब में कभी गया ही नहीं। अभी वो जब जाकर एनआईटी या आईआईटी में जाते हैं तो उसका तो मतलब हालत खराब हो जाता है। ये कहाँ से लाकर हमें, क्योंकि अच्छा पॉइंट है। मतलब मेरा नरेंद्रपुर में बहुत स्ट्रिक्ट लैब था, एकदम रूटीन वाइज वीकली लैब होता था, तो और बहुत ही अच्छा लैब था। मतलब तुम नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी सिलेबस का जो जितना भी प्रैक्टिकल होता है बहुत एकदम प्लान्ड होता था, मतलब ऐसा कुछ गैप नहीं जाता था, एक दिन गैप जाता भी था तो दूसरे दिन हो जाता था। तो ये सब हम लोग किए हैं। तो और मतलब सभी प्रैक्टिकल, मतलब अगर मैं थोड़ा डिटेल में भी जाऊँ तो मतलब क्वांटिटेटिव इनऑर्गेनिक का जो एनालिसिस होता है, जो जिसमें तुम अननोन सैंपल का करते हो, मुझे मालूम है सीयू में कि इतना मतलब टफ होना चाहिए, पर उस लोगों को उतना आइडिया भी नहीं रहता है, और मुझे नहीं लगता मतलब कितने सैंपल वो लोग करते हैं प्रैक्टिकल में, और मतलब आइडिया उतना नहीं है। जो सुना उतना अच्छा नहीं लगा, मतलब इतना फोकस्ड ट्रेनिंग मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता था। पर हमारा वो सेमिस्टर जिसमें था क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक सैंपल्स जो होता है, तो वो बहुत टफ होता है, उसमें बहुत गाइडेंस लगता है, क्योंकि इतना अननोन सैंपल, इतना टेस्ट 20-30 टेस्ट करना पड़ता है एक सैंपल, मतलब प्रैक्टिकल बहुत गाइडेड होता था, ठीक है, मतलब रूटीन वाइज। तो ये तो चीज है, हम लोग लैब का थोड़ा बहुत कल्चर तो मिला है, बहुत सारा प्रैक्टिकल किया। हाँ, एनआईटी में जाके देखा, जो अलग स्टेट से आते हैं बंदा, उसका उतना नॉलेज नहीं होता है लैब का। तो ये एक चीज है। तो पर मना ले, जो किया नहीं है, प्रैक्टिकल को किया नहीं, तो ऑब्वियसली उसको देखकर लगता है भैया मैं कैसे करूंगा, अभी कैसे करूंगा। ये तो सुना था, ये सुना था, मेरा क्लासमेट कोई बोलता था, मतलब ये कर, मुझे बोलता था ये सब कर चुके हो, मतलब ये बहुत हमारे लिए कॉमन था। मतलब सिर्फ लैब में नहीं, मैं अगर डिटेल में जाऊँ सिलेबस में भी, मैं मतलब आपको मालूम है कि नहीं उतना नहीं पता, दूसरे स्टेट में ऑनर्स नहीं होता है ऐसा। हमारा जो
वेस्ट बंगाल में ऑनर्स होता है, दिल्ली में यूपी में ऑनर्स होता है, पर साउथ में ऑनर्स का कल्चर नहीं होता है, उसका नॉर्मल जनरल पढ़ते हैं। तो हमारे जैसा स्ट्रक्चर उसको मतलब हम जो सिलेबस पढ़ के जाते हैं वो ऑलमोस्ट कवर अप हो जाता है, तो उसके लिए बहुत नया होता है, वो लैब का प्रैक्टिकल भी हो और नॉर्मल सिलेबस भी हो, तो सही है। दिक्कत तो होता है, पर मना लेते हैं लोग बीएससी में कर लेते हैं, मास्टर्स में उतना दिक्कत नहीं होता, फर्स्ट ईयर में जनरली फर्स्ट ईयर में देखते हैं, सेकंड ईयर में तो प्रोजेक्ट हो जाता है, चलो वो तो अलग बात है, फर्स्ट ईयर में काफी ज्यादा होता है। इनफैक्ट मैं ये भी देखता हूँ जो काफी बच्चे प्लेसमेंट की तरह जाते हैं इस कारण से, क्योंकि लैब में इतना डिसिप्लिन होना पड़ता है, क्योंकि इतना डिसिप्लिन काम करना पड़ता है लैब में, तो उनको लगता है इतना डिसिप्लिन मैं कैसे काम करूंगा। काफी बच्चे इसलिए भी पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनको रेगुलर लैब जाना, क्योंकि पीएचडी में तो कोई टाइमलाइन नहीं है, सुबह 8 जाओ तुम रात, इंडिया में तो कोई टाइमलाइन जनरली नहीं होती, इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, इंडिया में नहीं है, बाहर में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया छोड़ के बाहर पीएचडी करने का बहुत सारा रीजन होता है, तो ये तो ऑब्वियसली एक है, इधर पे वर्क लाइफ बैलेंस होता है, तुम इसको भी काम की तरह ही देखो, ये मतलब जिंदगी का एक पार्ट है, जिंदगी पूरा जिंदगी नहीं है, प्रेशर होता है कम होता है, मतलब इधर पे तो मतलब जो यूरोपियन पीपल है वो लोग तो 5-6 बजे चले जाते हैं, मैं थोड़ा बाद में ही आता हूँ, तो मतलब उतना प्रेशर नहीं लेते, हो जाता है, मतलब प्रेशर ज्यादा लोगे, मतलब ये वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में बिल्कुल नहीं होता। मतलब मैं अगर 10 पीएचडी एस्पिरेंट्स है उनके 9 में अनसेटिस्फाई है, और इसके लिए भी मतलब अगर टू बी ऑनेस्ट एक इम्पोर्टेंट मुद्दा भी है, इसलिए ही इंडिया का अगर पीएचडी स्टूडेंट्स का सुइसाइड रेट भी देखो, मतलब इतना ज्यादा गोटा वर्ल्ड पूरा वर्ल्ड में नहीं होगा, तो ये एक इशू तो है। मतलब इधर पे जब मैं मेरा गाइड को एक बार ऐसा बोल रहा था कि हमारे उधर पे मंथली पीएचडी लोग 3-4 सुइसाइड करते हैं एक एक इंस्टीट्यूट से, मतलब ऐसे इंडिया में स्टैट अगर निकलेगा तो साल में इतना सुइसाइड, वो तो घबरा गया, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री का है ना, तो उसको मालूम नहीं कि स्टूडेंट सुइसाइड कर रहा है, ऐसा नॉर्मलाइज्ड है, पर मैं बोल रहा हूँ हाँ है, क्योंकि हमारे उधर पर पीएचडी कल्चर ही इतना बुरा है, तो वो बोला थैंक गॉड यू केम हियर काइंड ऑफ। पर हाँ ये तो इशू है, पीएचडी का कल्चर बहुत इशू है इधर पे, प्रॉब्लमेटिक है। लगता है बच्चों को भी थोड़ा पैशनेट होना चाहिए रिसर्च के लिए, ये भी एक कारण होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ जो प्रेशर नहीं रहता, बहुत प्रेशर रहता। मैं एक बच्चे से, मेरी एक स्टूडेंट था, शायद तुम्हारा 23 में कंप्लीट हुआ ना, तो उसका 23 में ही कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसका नाम था ऑनिंदो, मुझे पता नहीं है तुम जानते हो कि नहीं, उसका मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, तो उसका एक बहुत बड़ी आईआईटी में काम कर रहा था, ठीक है, टॉप 3 आईआईटी में, तो उसने छोड़ दिया, मतलब 1 साल काम करने के बाद पीएचडी छोड़ दिया। बहुत बोला सर, बोला मेरा पेपर को नहीं देख रहा, मैं काम कर रहा हूँ, मेरा पेपर देख ही नहीं रहा, कुछ भी कर रहा है, मतलब बोले सर मुझे यहाँ पे नहीं होगा, बहुत ही डिप्रेस्ड रहते। मैं था सभी जगह में, मतलब कालीकट के बारे में नहीं बोल, मतलब मेरे लिए कालीकट बहुत एक्सेप्शनल था, क्योंकि मैं उधर पे पीएचडी देख के पीएचडी करने के लिए सोचा, यही बहुत मतलब क्रूशियल पॉइंट है। अगर मैं ऐसा कोई आईआईटी में जाता जिधर पे लैब कल्चर ऐसा होता, मैं चूज ही नहीं करता, ये मेरे लिए बहुत प्लस पॉइंट था। एनआईटी कालीकट हैज अ बेस ऑलमोस्ट अ वन ऑफ द बेस्ट लैब एक्सपीरियंस दे हैव गिवन, मतलब उधर का जो को लैबमेट्स होता है, मतलब वो जितना भी पीएचडी 4th ईयर हो वो तुम्हारे साथ दोस्त के तरह रहता है, वो तुम्हारे साथ सीखते हैं, ये होता है। मतलब ये मुझे नहीं लगता दूसरे अलग अलग जगह में कितना होता है, मुझे नहीं लगता ज्यादा होता है, क्योंकि इसलिए ही बच्चे लोग उतना इंटरेस्ट नहीं पाता है लैब जाने के लिए। ये मतलब वो सोचता है ये लैब कल्चर, फिर 5 साल 6 साल पोस्ट डॉक, मतलब घबरा जाते हैं, इसलिए छोड़ो पीएचडी नहीं करना है। तो मास्टर्स में लैब का जो लैब कल्चर होना चाहिए, जो गाइड होना चाहिए, उसको बहुत हेल्पफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बच्चा पहली बार एक लैब ज्वाइन कर रहा है, उसका फास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस अगर बुरा हो जाए तो उसमें इशू होगा ही, वो क्यों जाए फर्दर 6-7 साल वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको जो सिनेरियो दिख रहा है तो वो तो उसके लिए मोटिवेशन नहीं रहेगा, डिप्रेशन ज्यादा आएगा। तो ये इशू है, इंडिया में तो बहुत ही है,
पीएचडी घुसने के बाद इतना लोग छोड़ता है, 2 साल बाद 3 साल बाद ड्रॉप आउट बहुत है। जो प्रेशर मतलब 5 साल हो गए पर छोड़ नहीं सकता, वो लोग दूसरे पंथा ले लेते हैं जो इतना, इसलिए स्टैटिस्टिकली इतना वर्स्ट सिनेरियो है इंडिया का। तो ये है। तो मैं अगर बोलूं मैंने और वर्क लाइफ में मेरे ऐसे कंटिन्यू। हाँ, मेरी वर्क लाइफ की तुम बोला टाइम तो मुझे 6 बजे, मैं ऐसे मेरी कुछ दोस्त या जूनियर्स को जानता हूँ जो सीएसआर लैब में काम करते हैं, सुबह 8 बजे जाता है, रात 1 बजे 2 बजे घर आता है। ये नॉर्मल इतना है, टाइम काम करते हैं, ये मतलब नॉर्मल है, मतलब इतना। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, इंडिया में जो बच्चा डरता है ना, और एक बात ये, चलो ये अलग बात होगा, उतना मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ, इतने काम करने के बाद भी उसको कोई सिक्योरिटी नहीं है उसको जॉब मिलेगा नहीं है। एक बंदा इतना मेहनत कर रहा है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस तो मतलब अगर तू सभी जगह देखो 8 घंटा ही है, मतलब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। इसके लिए मे डे होता है, इंटरनेशनल लेबर डे, इसके ज्यादा तो नहीं हो सकता है। फिर भी तो मतलब कॉर्पोरेट तो छोड़ ही दो, वो भी 10-11 घंटे काम कर रहे थे। पर पीएचडी में भी ये मतलब ऐसे ही एक इंडिया में तो है ही एक नॉर्मलाइज हो गया कि तुम्हारे इधर पे रहना ही है 12-13 घंटा। अगर सुबह 9 से रात 10 तक नहीं रहोगे क्या रिसर्च करो, पर ऐसा नहीं होता है। मतलब बाहर में भी इससे बहुत कम करके बहुत पेपर आ जाता है। मतलब अगर मतलब तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होगा, सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं होगा, तो तुम मंडे को ठीक से सोचोगे कैसे। मतलब इधर पे भी सैटरडे संडे को ऑफ डे होता है, 5 दिन काम करना पड़ता है। सैटरडे आ सकता हूँ मैं, कभी कभी जाता हूँ, मेरा अगर कोई रिएक्शन रनिंग है तो उसके लिए जाता हूँ, पर ऑफ है। पर वो लोग भी बोलते हैं क्योंकि तुमको 2 दिन रेस्ट चाहिए ही, क्योंकि तुम्हारे तीसरे दिन में सोचने के लिए तो मेंटल पीस चाहिए ना। अगर मैं तो जब इंडिया में था कभी कभी संडे को जाना भी पड़ता था, ठीक है, मतलब ये संडे उसमें वर्किंग डे था, तो ये सब रहता है इंडिया में। मैं तो फिर भी मास्टर स्टूडेंट था, उतना प्रेशर नहीं था, संडे को घर रह सकता था। पर बहुत सीनियर को सुना तो संडे भी जाते हैं, संडे भी 6-7 घंटे लैब में थोड़ा काम करके आते हैं। पर ये एक अच्छा कल्चर नहीं है। तुमको वर्क लाइफ और नॉर्मल लाइफ बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारा प्रेशर होता है। मतलब पीएचडी लाइफ एज अ डिप्रेशन लाइफ नहीं, मतलब गुजर जाने का है। पर तुमको ये अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो खूब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। या तो बहुत अच्छे। तो आज स्पंदन ने बहुत कुछ हम लोग डिस्कस किया, जो पीएचडी हो या हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में सब कुछ डिस्कस किया, तो बहुत बढ़िया है। तो थैंक यू सो मच स्पंदन, ये सब कुछ शेयर करने के लिए। हम लोग फ्यूचर में भी डेफिनेटली ऐसे काफी सारे सेशन करेंगे। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू। yeah, it's been यहाँ पे like it's also been my good experience, like ये एक्सपीरियंस शेयर किया। मतलब मैं देखा हूँ और भी वीडियो जहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कैसे जाना है, वो तो एक पर्सपेक्टिव है ही। पर ये भी कॉलेज का पर्सपेक्टिव, कैसे लैब एक्सपीरियंस होता है जिसमें मोटिवेशन मिल सकते हैं तुमको रिसर्च में जाने के लिए, प्लेसमेंट की तरफ नहीं जाने, मतलब उतना मोटिवेटेड टू गो फॉर अ पीएचडी। ये सब एक्सपीरियंस शेयर करने के भी अच्छे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि ये भी अलग एक पर्सपेक्टिव है, एक्सपेक्ट है लोग, ये भी मोटिव मतलब इधर से भी पॉइंट्स लेगा। तो बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ऐसे काफी सारे सेशन करेंगे। और तुम भी अच्छे से पीएचडी करो, बहुत अच्छे से पेपर पब्लिश करो, और इंडिया में हमें काफी ज्यादा अच्छे गुड साइंटिस्ट की जरूरत होगी डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच स्पंदन, ऑल द बेस्ट। नाइस टू मीट यू, थैंक्स।